बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जैसे लास्ट लेसन के अंदर क्रेडिट रिस्क को डिस्कस किया, अभी हम उस क्रेडिट रिस्क के बारे में रेमेडीज को डिस्कस करेंगे कि हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं कि जिनके नतीजे में क्रेडिट रिस्क को कम से कम किया जा सकता है। सो हमारे पास डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज हैं और फिर उनके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज कि आप किसी काम को होने से पहले ही उसके हवाले से आप कोई ऐसे मेजर्स लें कि जिनसे वो अगर गलत काम है तो वो रुक जाए। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बैंक्स ज़्यादा कंसर्न होते हैं क्रेडिट रिस्क के हवाले से जब वो लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को। सो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज में बैंक जब भी कस्टमर को लोन देगा तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा। जैसे 5 साल का प्रीवियस जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनके हवाले से देखेगा बैंक की फाइनेंशियल कस्टमर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है, और डिफरेंट एनालिसिस करेगा उस पर और फिर डिसाइड करेगा कि इसको लोन देना चाहिए या कितनी अमाउंट का देना चाहिए। रिव्यू कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट, अगर ऑलरेडी उस कस्टमर का कोई लोन पहले से चल रहा है या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है या इस तरह की कोई और चीज़ है, कोई भी बैंक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो आप देखेंगे उसके हवाले से उसका क्या पैटर्न है। क्या वो टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे करता है या डिले करता है और चार्जेस के साथ पे करता है। इससे आपको डेफिनेटली आइडिया होगा कि बैंक को उसे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। रिव्यू बैंक्स इंटरनल डेटा in the absence of credit history or credit report from a credit bureau. Banks may create database to monitor borrower behavior to determine customers' creditworthiness. तो बैंक्स के पास एक शेयर डाटा होता है, पाकिस्तान में भी है, जिसमें वो आप NIC नंबर आपका NIC नंबर एंटर कर कर आपके जितने भी करंट लोन चल रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो बैंक की आप यूज़ कर रहे हैं, उसके हवाले से सारा डेटा आ जाता है। और अगर कभी आपका कोई इस तरह की चीज़ हो कि आपने डिफ़ॉल्ट लिस्ट में चला जाए तो वो भी सारे बैंक के पास आ जाती है। तो बैंक इसको प्रोएक्टिवली देखते हैं। देन वी हैव सेकेंड कैटेगरी डाइवर्सिफाइड क्रेडिट रिस्क। आप इसको डाइवर्सिफाई करते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस फर्म स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क, दैट इज risk of exposure to single borrower or borrowers in the same type of business। यानी बैंक सारे के सारे लोन किसी एक ही सेक्टर को ना दे दे या किसी एक ही तरह के बिजनेस टाइप को ना दे दे। अगर उस बिजनेस सेक्टर पर कोई डिक्लाइन आ गया तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, सारे के सारे लोन ही प्रॉब्लमेटिक लोन हो जाएंगे, लोन लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डिफरेंट सेक्टर्स में और डिफरेंट बिजनेसमैन को, डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आप लोन दें। Diversification does not eliminate systematic credit risk, which refers to the factors that simultaneously increase the default risk of all borrowers in the economy. For example, recession, unemployment, financial crisis, lockdown due to pandemic, etc. etc. देखिए, जैसे हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्क होता है, हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेसन में डिस्कस किया था। जो हमारा इंटरनल रिस्क है उसको तो हम समहाउ कंट्रोल करते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल रिस्क है, मिनिमाइज तो उसको भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगी तो वो हमारे एक अकेले बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, वो इकोनॉमिक फैक्टर है, वो इकोनॉमी लेवल पर है, मैक्रो लेवल पर है। इसी तरीके से अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रिसेशन होती है, कि जैसे अभी लॉकडाउन का लास्ट पॉइंट है, इस पेंडेमिक के अंदर जैसे लॉकडाउन हुआ है और सारे के सारे बिजनेसेस बंद हो गए, हर तरह के बिजनेस बंद हो गए। दो कुछ बिजनेसेस पे इसकी वजह से बूम भी आया, लाइक आपका जो हेल्थ सेक्टर है, फार्मासिस्ट हैं, आपके जो ऑनलाइन डिलीवरी सेक्शन है, आपकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ओवरऑल इस सब पे बूम आया इस पेंडेमिक के अंदर। लेकिन बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है या वो लोग के जो सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठते हैं, शोरूम्स चलाते हैं, उनके लिए चूँकि मार्केट्स ही बंद हो गई, कस्टमर्स का निकलना भी बंद हो गया, तो उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको आप जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। Then systematic credit risk is a type of market risk since
इट इज़ नॉन डाइवर्सिफाइबल। ये सेकंड पॉइंट से ही अटैच्ड पॉइंट है कि जो आपका मार्केट रिस्क है, जो एक्सटर्नल रिस्क है या जिसको सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, आप इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। यू हैव टू बियर इट इन एनी केस। देन वी हैव अनदर स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट इन लो रिस्क एसेट्स। देखें, जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इसी तरीके से अगर हायर रिस्क नहीं है तो इसका मतलब है रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, और अगर रिस्क हाई नहीं है तो इसका मतलब है कि बहुत कम चांसेस होंगे कि ये जो लो रिटर्न आपके पास आ रहा है ये ना आए, मीन्स ये आएगा इन एनी केस। सो इट्स बेसिकली अ ट्रेड ऑफ कि अगर आप कम रिस्क लेते हैं तो रिटर्न भी कम आएगा लेकिन आ जाएगा, और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो रिटर्न हो सकता है ज़्यादा आ जाए लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए बहुत ज़्यादा। तो ट्रेड ऑफ है बेसिकली। सो इंटरेस्ट इनकम मे बी टू लो सिंस लो रिस्क हाई क्वालिटी एसेट्स आर टिपिकली लो यील्डिंग। वो जो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होगी ना, उस पर काम आपको, जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा हम सेफ कंसीडर करते हैं, तो हम अगर उसके साथ फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं कि हर कुछ देर बाद हमें इतना रिटर्न मिलता रहेगा, तो वो बहुत लो होगा एज कम्पेयर टू अगर आप मार्केट में वही पैसा इन्वेस्ट करें और रियल टाइम बिजनेस करें, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट वो चूँकि रिस्की है और आप रिस्क लेना नहीं चाहते, तो ये एक इस तरीके से आप उसको जो है वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। Then we have another strategy to maintain sufficient credit risk capital. So Tier 1 capital should be large enough to fully absorb credit risk losses. New provision for credit risk capital is established in Basel III. So basically बैंक जो अपने एसेट मेंटेन करता है, एक तो लोन है, लोन के अलावा भी वो बाकी जगहों पर अपने एसेट मेंटेन करे जो उसकी इक्विटी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसके लिए सर्टेन क्राइटेरियाज और लिमिट्स, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि बैंक इज द मोस्ट रेगुलेटेड सेक्टर, तो इसकी बहुत सारी चीज़ों की लिमिट्स डिफाइंड होती हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से। देन वी हैव अनदर वन इज परचेज क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल क्रेडिट स्वैप्स। सो दिस टू हैज क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर इफ द इंश्योरर डिफॉल्ट। कैश डिपॉजिट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव। देखें, अगेन वही है कि आप अपना रिस्क किसी थर्ड पार्टी पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका लोन अगर रिकवर नहीं होगा तो थर्ड पार्टी आपको पे करेगी, बट स्टिल इसके अंदर भी रिस्क है कि वो थर्ड पार्टी इटसेल्फ डिफॉल्ट कर गई, तो सो रिस्क इज ऑलवेज है, जैसे मैंने आप शुरू से आपसे कह रहा हूँ। मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क विद क्रेडिट डेरिवेटिव्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट प्रोटेक्ट लेंडर्स अगेंस्ट डिफॉल्ट रिस्क बोरोअर्स। ये बिल्कुल पिछले पॉइंट से कनेक्टेड है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मजीद। क्रेडिट रिस्क इज शिफ्टेड टू द काउंटर पार्टी इंश्योरर फॉर अ फ्री इंश्योरेंस प्रीमियम। अभी जो काउंटर पार्टी वाला बात है ये भी हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस कर ली कि आप थर्ड पार्टी पे उसको शिफ्ट कर देते हैं, बट ये काउंटर पार्टी रिस्क भी अगेन एक रिस्क है। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि अगर वो इंश्योरेंस कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो ये भी तो रिस्क है, और एक काउंटर पार्टी रिस्क हम आगे जाके डिटेल में भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ये हमारा अलग से एक पूरा टॉपिक है। सो यहाँ आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी क्रेडिट डेरिवेटिव की। दिस इज द लेंडर, दिस इज द बॉन्ड, राइट, यहाँ से पैसे यहाँ पे गए हैं। क्रेडिट रिस्क इंश्योरर ये है, ये सेलर ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव सेल करता है। This credit risk insurer promise to pay bank face value of the contract if borrower defaults. तो अगर borrower default कर जाता है तो ये उसके जगह पे करेगा, तो ये हमें एक तसल्ली हो जाती है। लेकिन इसका भी रिस्क है कि अगर ये खुद डिफॉल्ट कर गया तो, बट खैर उसके और पैरामीटर्स हैं, उस पर इंशाल्लाह काउंटर पार्टी रिस्क में बात करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स: क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट ऑप्शन एंड क्रेडिट स्वैप। इस पे मैंने आपसे कहा काउंटर पार्टी में जब हम रिस्क को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। सो थैंक यू जी, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स।